जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 13 चलेगा। इससे पहले साथियों आपका टोटल 12 प्रैक्टिस सेट हो चुका है और अगर आपने इन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो साथियों इसके लिए बिहार पुलिस के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। और साथियों ये बिहार पुलिस के लिए न्यू बैच है, तो जिन्होंने अभी तक इस बैच को ज्वाइन नहीं किया है फटाफट से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है। और साथियों जितने भी क्लास कराए गए हैं सभी का PDF आंसर के साथ में एप्लीकेशन पर भी अपलोड कर दिया गया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का डिस्कशन करेंगे। तो फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। सभी फ्रेंड्स को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद या फिर डी ऑप्शन सरदार वल्लभ भाई पटेल। बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। चलिए बताइए क्वेश्चन 1 के लिए आंसर, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको ध्यान रखना है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और इन्हें भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने ही 1928 में जो बारदोली सत्याग्रह हुआ था इसका नेतृत्व किया था किसने? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दूसरा देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सा सदस्य नहीं था? अब देखिए पांडुलेखन समिति क्या है? तो पांडुलेखन समिति को ही प्रारूप समिति बोला जाता है। ठीक है, प्रारूप समिति, और इसी का दूसरा नाम है मसौदा समिति। मसौदा समिति, और इसी को इंग्लिश में कहा जाता है ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पांडुलेखन समिति बोले, प्रारूप समिति बोले, मसौदा समिति बोले या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सभी एक ही है। और साथियों कल हमने आपको बताया था इस समिति में टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 7 सदस्य में से कौन नहीं था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। बाकी मोहम्मद सादुल्ला, KM मुंशी, AK अय्यर ये सभी इसके सदस्य थे। तो याद रखिएगा डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी हमने आपको बताया प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। और इस समिति में टोटल कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 7 सदस्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो इसका आंसर है कैबिनेट मिशन योजना के तहत। साथियों कैबिनेट मिशन योजना जो है हमने आपको बताया था ये 1946 में भारत आया था। पूरा डेट है 24 मार्च, कभी कभी पूरा डेट भी पूछा जाता है। तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन योजना भारत आया था। और इस कैबिनेट मिशन प्लान में कितने सदस्य थे? तो याद रखिएगा 3 सदस्य थे। कौन कौन से सदस्य थे आपको नाम भी ध्यान रखना है। तो देखिए कैबिनेट मिशन योजना जो है ये क्या था, एक तरह से हम कह सकते हैं ये संविधान सभा के लिए पास था। तो P से यहाँ पे पैथिक लॉरेंस हो जाएगा, A से AV अलेक्जेंडर और S से स्टेफोर्ड क्रिप्स।
तो ये 3 मेंबर थे इसमें, जिसमें से अध्यक्ष कौन थे? ये शुरुआत वाला अध्यक्ष यानी कि पैथिक लॉरेंस इस मिशन के अध्यक्ष थे। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना। 5वां क्वेश्चन देखिए, 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग किस अधिवेशन में रखी गई थी? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर कीजिए। और देखिए साथियों, अगर आप लोग सच में बिहार पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग अभी से तैयारी में लग जाइए। और जिन्होंने अभी तक बिहार पुलिस का कोर्स नहीं लिया है तो फटाफट से आप लोग जाकर ले सकते हैं। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने ले रखा है। कोर्स कहाँ पर मिलेगा? तो एप्लीकेशन पर। हमारा एप्लीकेशन का नाम है सक्सेस वर्ल्ड MCQ। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर क्लिक करके डायरेक्ट आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको बिहार पुलिस का कोर्स मिल जाएगा। ठीक है। और कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप लोग नंबर लिख लीजिए 9631887058। कोर्स परचेज करने से पहले आपको पूरा कोर्स को अच्छे से देख लेना है, फिर आपको परचेज करना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैजपुर अधिवेशन। ठीक है, सी वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। अच्छा, लाहौर अधिवेशन याद रखिएगा 1929 वाला पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है? अक्सर यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए 16 महाजनपद की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ की बात करें तो बौद्ध ग्रंथ में है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है जहाँ से 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। अच्छा, 16 महाजनपद के बारे में जानकारी और कहाँ से मिलती है? तो एक याद रखिएगा, जैन ग्रंथ है। जैन ग्रंथ, उसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। भगवती सूत्र ये क्या है? तो ये जैन ग्रंथ है। और अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है। तो भगवती सूत्र जो जैन ग्रंथ है, यहाँ से भी 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है और अंगुत्तर निकाय से भी। अच्छा, 16 महाजनपद के बारे में अगर बात कर लें तो इसमें से 3 महाजनपद बिहार में थे। पूछा जाता है कि 16 महाजनपद में से कितने महाजनपद बिहार में थे? तो 3। और सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। ठीक है, मगध महाजनपद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। किस स्तूप के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग किया गया? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। तो इसका आंसर हो जाएगा अमरावती का स्तूप। इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। 8वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस स्थान पर डच व्यापारियों ने फैक्ट्री को स्थापित किया था? तो यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। ऐसे तो डचों ने 1605 में कहाँ पर फैक्ट्री को स्थापित किया था? तो मसूलीपट्टनम में। लेकिन ऑप्शन में मसूलीपट्टनम नहीं है। उसके बाद फिर 1610 में पुलिकट में भी इन्होंने फैक्ट्री को स्थापित किया था। तो मसूलीपट्टनम ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में पुलिकट है। तो 1610 में पुलिकट में इन्होंने फैक्ट्री को स्थापित किया था। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? और देखिए साथियों, आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है रात 8 बजे से। तो भारत में सिविल सेवा को प्रारंभ करने का श्रेय जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है।
सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही जवाब है। विलियम बेंटिक कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। पूछा जाता है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और देखिए साथियों, प्रश्नों के साथ हम आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे, आपको क्या करना है, हो सके तो लिखना है, और नहीं लिखें तो आप लोग ध्यान से सुनिए। इससे होगा क्या, आपका डेली रिवीजन होते रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। भारत में कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? आंसर है मेहरगढ़ से। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़ से। बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चलिए बताइए आंसर क्या होगा, और सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करना है। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वुलर झील। ये कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। और खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछे तो आपका कौन सा हो जाएगा? चिल्का झील, जो कि बी ऑप्शन में है। और ये एक प्रकार का लैगून झील है जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा में, ठीक है। और ये एक प्रकार का लैगून झील है, चिल्का झील। ये कहाँ पर है? तो उड़ीसा में। अच्छा, लोनार झील पूछा जाता है, कहाँ पर है? लोनार झील याद रखिएगा महाराष्ट्र में है। डल झील भी कहाँ पर है? ये जम्मू कश्मीर में है। सांभर झील राजस्थान में है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो सही आंसर हमारा सी वाला है, वुलर झील। आगे देखिए, भारत में शंकुधारी वन कहाँ पर पाए जाते हैं? तो साथियों, भारत में शंकुधारी वन जो है ये ठंडे प्रदेश में पाया जाता है। तो ठंडा प्रदेश यहाँ पर हिमालय हो जाएगा। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? तो राज्य का नाम पूछे तो मासिनराम हो जाएगा, मेघालय का मासिनराम। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है लेह, तो आंसर क्या हो जाएगा? लेह। लद्दाख की राजधानी लेह है, यहाँ पर सबसे कम बारिश होती है। आगे देखिए, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? दर्रा से भी कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा कहाँ पर है? तो सिक्किम में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा कहाँ पर है? सिक्किम में। चलिए आगे देखिए। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए, शिपकिला दर्रा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिपकिला दर्रा बताइए किस राज्य में है? देखिए, विख्यात दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बताइए 15 के लिए आंसर क्या होगा? तो विख्यात दिलवाड़ा का जो मंदिर है ये एक जैन मंदिर है, और ये माउंट आबू पहाड़ी पर है जो कि राजस्थान में पड़ता है। तो डी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और शिपकिला दर्रा आप लोग कमेंट कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। शिपकिला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन, काजीरंगा किस राज्य में स्थित है? अच्छा, काजीरंगा क्या है? ये एक नेशनल पार्क है, और ये एक सींग वाले जो गेंडे होते हैं इसके लिए प्रसिद्ध है। पूछा जाता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क कौन सा है? तो याद रखिएगा, आपका हो जाएगा काजीरंगा। काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये है असम में, ठीक है। असम में एक नेशनल पार्क है मानस। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मानस नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, असम में स्थित है। तो आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? आंसर है कर्नाटका, ठीक है। और कर्नाटक में कॉफ़ी भी सबसे अधिक होता है। कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य पूछे तो कर्नाटक, चंदन के लिए भी आपका हो जाएगा कर्नाटक। पश्चिम बंगाल की बात करें तो जूट के लिए सबसे फेमस है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में प्रथम स्थान पर आता है। दूसरे स्थान पर कौन आता है? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। केरल की बात करें तो गरम मसालों का राज्य कहा जाता है केरल को। चलिए आगे देखिए, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है?
देखिए, संयुक्त बैठक के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में भी बहुत बार बताया है। संयुक्त बैठक के बारे में अनुच्छेद 108 में बताया गया है। संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन कब बुलाता है? तो याद रखिएगा, जब लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है। तो आंसर क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होने पर आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुलाता है, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रपति नहीं करता है। बुलाता भले राष्ट्रपति है, लेकिन इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। ठीक है, वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। आगे देखिए, प्रजातंत्र यानी कि लोकतंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? आंसर है शून्यकाल। शून्यकाल जो है ये भारत की देन है। ठीक है, शून्यकाल क्या है? तो प्रश्नकाल के बाद जो समय आता है उसको शून्यकाल कहा जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है। चलिए 20 नंबर देखिए, केंद्र की मंत्री परिषद यानी केंद्र का जो मंत्री परिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अब यहाँ से दो क्वेश्चन बनेंगे। अगर व्यक्तिगत रूप से पूछे तो राष्ट्रपति, व्यक्तिगत रूप से पूछे तो केंद्र का जो मंत्री परिषद है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है, लेकिन सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? आंसर है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको शॉर्ट में कैग लिखा जाता है। अच्छा, कैग की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। इसे भी लिख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति कैग की नियुक्ति करते हैं और कैग के बारे में अनुच्छेद 148 में बताया गया है। फिर से रिपीट कर देते हैं, जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट को बताएंगे आपको केवल ध्यान से सुनना है। तो कैग के बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22। गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? यानी कि जो व्यक्ति भाग लेता है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, फिर भी इसकी कार्यवाही में भाग लेता है, तो वो है महान्यायवादी। महान्यायवादी की बात करें तो भारत सरकार, ठीक है, भारत सरकार का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी। महान्यायवादी के बारे में अनुच्छेद 76 में बताया गया है और इसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? तो राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है महान्यायवादी की नियुक्ति, इसे ध्यान रखिएगा। तो महान्यायवादी जो है संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है उसका वेतन किस आधार पर दिया जाता है? तो याद रखिएगा, संचित निधि। एक होता है आकस्मिकता निधि और एक होता है संचित निधि। तो संचित निधि से दिया जाता है और संचित निधि के बारे में आर्टिकल 266 में बताया गया है। आकस्मिक निधि के बारे में आर्टिकल 267 में बताया गया है। तो आंसर यहाँ पर सी होगा। पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? यानी वित्त आयोग का गठन कब हुआ था ये आपको बताना है। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन हुआ था 1951 में। वित्त आयोग के बारे में आर्टिकल 280 में बताया गया है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में WTO लिखा जाता है। WTO का पहले पुराना नाम था गैट।
गैट एक संस्था थी, ठीक है, लेकिन 1995 में गैट का नाम बदलकर WTO रखा गया, ठीक है। तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, 1995। गैट के WTO की स्थापना होती है 1995 में। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, तो जेनेवा में WTO का हेड क्वार्टर है। WHO का भी हेड क्वार्टर कहाँ पर है, जेनेवा। अच्छा, यहाँ पर एक डेट है 1991। इस तिथि को क्या हुआ था, तो USSR का विघटन यानी सोवियत संघ का विघटन पूछे कब हुआ था, तो 1991 में। चलिए 26 नंबर देखिए, भारत में केंद्रीय बैंक का कर्तव्य कौन सा बैंक निभाता है। देखिए इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। RBI की स्थापना कब होती है, हमने आपको बार बार बताया है, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था। ये क्वेश्चन भी हम आपको करा चुके हैं। आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को भारत का वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी बिहार पुलिस में पूछा हुआ है कि भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को। इनकी एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है, दादा भाई नौरोजी। किसने कहा था अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, तो ये कहा था एडम स्मिथ ने। आगे देखिए, कौन सा नृत्य केवल पुरुष कलाकारों द्वारा किया जाता है। आंसर है कथकली। तो कथकली की बात करें और साथ में मोहिनी अट्टम, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य है केरल का, जिसमें से कथकली जो है ये केवल पुरुष कलाकारों द्वारा होता है। तो ध्यान रखिएगा, मोहिनी अट्टम पूछे और कथकली, ये दोनों शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है, तो केरल का। मणिपुर का है। ओडिशा का है। मोहिनी अट्टम तो हो चुका है। एक पूछा था कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है। अच्छा, कथक पूछे तो ये उत्तर भारत या फिर उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कथक। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। आंसर है कथक नृत्य से, जो कि उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर बी ऑप्शन सही जवाब है। तो साथियों, आज आपका ये 13वां प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है और आप लोग बताइए आपने आज के प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। और इसका PDF भी एप्लीकेशन पर डाल दिया गया है, आप लोग जाकर रिवीजन कीजिए और डेली रिवीजन कीजिए। क्लास जैसे ही खत्म होता है PDF दिया जाता है, उसमें आंसर भी साथ में होता है, तो रिवीजन जरूर कीजिए। और जितने भी पहले वीडियो है उसका भी रिवीजन कीजिए, ठीक है।